नियमार्थवत्वाच्च कुलालादि के व्यापार को देख करके इसे यह निष्कर्ष निकलता है। कारणे वर्तमानम कार्यम कार्यांतराणाम आवरण मिथ्याव्यवचामः। पहले ही हम कह चुके हैं कि कारण में विद्यमान जो कार्य होता है वो फिर उचित व्यापार के द्वारा उत्तरोत्तर कार्यवर्ग की क्रमिक अभिव्यक्ति के बाद ही जाकर चरम कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। मतलब जो चरम कार्य है उसकी अभिव्यक्ति के लिए जो भी घाटी चाहिए वो घाटी पार करने पर ही उसकी अभिव्यक्ति होगी या नहीं होगी, होगी। एक व्यक्ति में एमएससी पास करने की योग्यता है, बचपन से आयु है उसकी 5 वर्ष की, अब एमएससी कक्षा में बैठा दो क्या होगा? उस व्यक्ति में कालक्रम से एक एक कक्षा पार करके एमएससी भी उत्तीर्ण करने की योग्यता है, लेकिन उस योग्यता की अभिव्यक्ति में एक एक कक्षा आवश्यक है या नहीं? आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर एमएससी पास करने की क्षमता न होती तो भविष्य में एमएससी पास कैसे करता? लेकिन वो क्षमता है इसलिए अभी से, और भविष्यत गति से जब एमएससी होगा एमएससी होगा, अभी से एमएससी है या नहीं? क्या हुआ? लोग कहेंगे क्या बात करते, अभी तो विद्यालय का मुख भी नहीं देखा। अरे अभी से एमएससी है, वो एमएससी है तो डिग्री दे दोगे? डिग्री नहीं देंगे। फिर एमएससी है मतलब एमएससी होने की क्षमता उसके व्यक्ति जीवन में है, लेकिन जितनी घाटी पार करके एमएससी होगा उतनी घाटी की अपेक्षा है। होता या नहीं? कौन सा व्यक्ति कितना विकास करेगा पहले से लगभग निर्धारित है, लेकिन विकास किस क्रम से करेगा उस क्रम को रोको मत, तब तो विकास करेगा ना। कारणे वर्तमानम कार्यम कार्यांतराणम आवरणम इत्यवोचाम। कारण में जो विद्यमान चरम कार्य होता है, पूर्व जो कारण होता है, क्रमशः उसका आवरण बनता जाता है। अंत में सब प्रकार के आवरण का विलोप हो जाने पर, लेकिन उन्हीं आवरणों का क्रमिक चरम कार्य की निष्पत्ति के अनुकूल उपयोग करते रहने पर अंत में चरम कार्य की प्राप्ति होती है। तो आवरण विध्वंस ही पर्याप्त नहीं है, आवरण विध्वंस के अतिरिक्त उस कार्य की समुत्पत्ति की जो विधा है उसको भी पूर्ण करने की आवश्यकता है। तत्र यदि पूर्वाभिव्यक्तस्य कार्यस्य पिंडस्य व्यवहितस्य वा कपालस्य विनाश एव यत्नः क्रियेत। छठी टिप्पणी पूर्वोक्त स्थिते सति इत्यर्थ। अगर ऐसी बात है तब तो तत्र यदि पूर्वाभिव्यक्तस्य कार्यस्य पिंडस्य, चरम कार्य जो घट है उसकी उत्पत्ति तो अभी हुई नहीं है, उसकी पूर्वावस्था कौन सी है? पूर्वावस्था की पूर्वावस्था कौन सी है? पिंडावस्था। तत्र यदि पूर्वाभिव्यक्तस्य कार्यस्य पिंडस्य व्यवहितस्य वा कपालस्य, अथवा वो पिंड ने भी कपाल का रूप धारण कर लिया है, तो भी तो एक प्रकार से वो कपाल हो या पिंड हो, चरम कार्य के प्रति आवरण का ही तो काम करता है। विनाश एवं यत्न क्रियत, तब तो उसके विनाश का ही प्रयत्न करना चाहिए। कहते इससे भी काम नहीं चलेगा। तरही क्यों नहीं चलेगा भाई? मैंने कई बार कहा ना, अरे विनाश तो 2 ढंग का होता है, आपने उसको ख़त्म कर दिया तो पूर्व रूप को प्राप्त करेगा या उत्तर रूप को प्राप्त करेगा। आवरण विध्वंस से पूर्व जो कार्य है उत्तरवर्ती कार्य की अभिव्यक्ति में हेतु बने, इस ढंग से विनाश करेंगे या वैसे कर देंगे? ऐसे विनाश करने पर तो अपने कारण की ओर भी वो भग सकता है या नहीं? क्या ऐसे विनाश करने पर अपने कारण की ओर भी बढ़ सकता है या नहीं? ऐसा है। उसको तो उत्तर कार्य के अभिमुख करना होगा ना। केवल आवरण का विध्वंस करें माने पिंड का नाश कर दें, कपालद्वय का नाश कर दें, इससे घर थोड़े बन जाएगा।
तिरोधान अपेक्षित है, आवरण का तिरोधान अपेक्षित है, लेकिन उत्तर कार्य की निष्पत्ति के अनुकूल तिरोधान आवश्यक है। क्या? उत्तर कार्य की सिद्धि के अनुकूल तिरोधान आवश्यक है। अब ये सब ज्ञान न होने से राजनेता लोग कितनी भूल करते हैं। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? राजनेता मेरे कोई दुश्मन नहीं है। हमको बहुत वेदना है कि राजनीति में वो सब भर गए हैं जिनके दिमाग में भारत क्या है कुछ है ही नहीं। चुनाव जीतने के पैतरे के अलावा कुछ भी इनके जीवन में दिखता नहीं, और विकास के नाम पर ईमानदारी का परिचय देने पर भी भविष्य में भारत कितना कमज़ोर होगा इसका भी ध्यान नहीं। इसलिए आवश्यक है, पहले क्या होता था, राजा लोग, राजकुमार भी विद्यालय में पढ़ते थे ना, वैदिक विधा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढ़ते थे, और शूद्र लोग उनके संपर्क में आकर के वो इतने प्रबुद्ध होते थे। इस प्रकार का बवंडर, कोई आतंकवादी लाखों वर्ष में कोई पैदा होता था, हजारों वर्ष में कम से इत्यादि, उसके दमन का बल वेग भी होता था। अब ये राज्य तो कर रहे हैं जिनको राजनीति नहीं मालूम, अर्थनीति नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है, और राज कर रहे हैं। वर्तमान अर्थशास्त्र का जितना बड़ा विद्वान होगा, बुरा न माने, वर्तमान अर्थशास्त्र का जितना बड़ा विद्वान होगा, वो अगर अर्थशास्त्र की अपनी विधा को लगावे, भारत को उतना कमज़ोर करेगा। क्योंकि अर्थशास्त्र का अध्ययन ही आजकल जो है वो बिल्कुल गलत है। अर्थशास्त्रियों को अर्थ की परिभाषा ही नहीं मालूम। इसलिए इन ग्रंथों का बहुत महत्व है। इन सबको पढ़े बिना व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति भोजन बना रहे थे, वो आ गए, कौन? गोपाल कृष्ण मूर्ति, नैयायिक, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को पढ़ाने वाले न्याय। हमने कहा आज आप यहीं भोजन कर लीजिए काशी में। ये न्याय जानता है या नहीं? हमने कहा क्या वो नैयायिक नहीं होगा तो भोजन थोड़े बना पाएगा। हमने कहा पंडित जी, नौका पर गंगा में सवार हो जाओ, फिर कहो नाविक से न्याय जानते हो या नहीं? वो कहेगा नौका चलाना जानते हो या नहीं? अरे हमारा काम है नौका चलाना, हम इस विषय के विशेषज्ञ हैं। तुम नैयायिक हो तो तुमको पकड़ा देंगे क्या? हमने कहा कि आप नैयायिक हैं, वो नैयायिक नहीं है तो उसका हाथ का भोजन कैसे करूँगा? हमने कहा न्याय शास्त्र आपको डुबा देगा ना पंडित जी, भूखे मरोगे फिर। अब घर में पत्नी को पूछो न्याय जानती हो तब तुम्हारे हाथ का भोजन करूं, नहीं तो नहीं करूं। न्याय, ये न्याय है क्या? भोजन बनाना भी तो न्याय है या नहीं? इस शास्त्र का वो विशेषज्ञ। न्याय को आप सीमित क्यों मानते हो? न्याय को सीमित क्यों मानते? नौका चलाना भी न्याय है या न्याय है? जो नौका चलाने वाला है वो आपका न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, इस न्याय शास्त्र का विशेषज्ञ है। तो राजनीति में भी ईमानदार और दक्ष व्यक्ति पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत बढ़िया वो एक बालक है ना, क्या छत्तीसगढ़ का जो आयुर्वेद पढ़ रहा है, छत्री घर का है, उसने बहुत अच्छा प्रवचन किया। स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा आधुनिक व्यक्तियों ने की। अंत में जो सुश्रुत आदि में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा की गई है, आधुनिक व्यक्तियों को भी वही परिभाषा मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। अर्थ की परिभाषा जो हमारे यहाँ चाणक्य इत्यादि ने की, महाभारत आदि ने की, घुमा फिरा के जब तक आजकल के अर्थशास्त्री उसी को अर्थ की परिभाषा नहीं मानेंगे तब तक अर्थ के नाम पर भी अनर्थ होगा। इसी प्रकार से यहाँ कहा आवरण भंग या तिरोधान से ही काम नहीं चलता, फिर किससे चलता है? पार्टी को हरा दो, किसी पार्टी को, ये क्या हो गया? आवरण भंग। और शासन करना अलग चीज़ है। केवल आवरण भंग से काम नहीं चलेगा। आवरण भंग करने के बाद अभीष्ट शासन के अनुकूल अपने को तो मोड़ो या उसको मोड़ो। अगर ऐसा नहीं करते तो केवल आवरण भंग, किसी पार्टी को हरा देने से राष्ट्र का उत्कर्ष हो जाता, तो दिल्ली का उत्कर्ष आपके द्वारा हो गया होता। राजनीति में भी इस विज्ञान को लाना चाहिए, यह अभिप्राय।
तत्र यदि पूर्वाभिव्यक्तस्य कार्यस्य पिंडस्य व्यभितस्य वा कपालस्य विनाशे यत्न क्रियत, तब तो विनाश का ही काम करोगे, इससे काम नहीं होगा भाई। अभिमुख कार्य सिद्धि के अभिमुख विनाश जिसको कर रहे हो, जिसका विनाश, उसको विनाश ही मत करो, उसका कार्य सिद्धि के अभिमुख उस तिरोधान को ले चलो। क्या विनाश जो हो क्या है? निर्माण पर्यवसायी विनाश हो गया ना। हमारे यहाँ विनाश कैसा होगा? निर्माण पर्यवसायी विनाश का महत्व होता है। केवल विनाश तो कोई भी कर देगा, बंटाधार। निर्माण पर्यवसायी विनाश, बीज को हम देते हैं भूमि में, बीज का विनाश होगा लगभग, लेकिन उसी से अंकुर इत्यादि निकलेगा या नहीं? निर्माण पर्यवसायी जो विनाश होता, हम सबको मिथ्या कर देंगे, लेकिन जिसके ज्ञान से सबका मिथ्या निश्चित होगा, उसका भी विनाश कर देंगे। क्या इसीलिए बौद्ध मारे गए? क्या उनके यहाँ सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में असिद्ध का तिरस्कार नहीं किया गया। असिद्ध का ऐसा तिरस्कार किया गया कि सिद्ध भी उसी खाते में डाल दिया गया। हो गया ना। इस तथ्य को न जानने के कारण बौद्धों ने बंटाधार कर दिया। तो अभी बहुत बढ़िया निकला अर्थशास्त्र की दृष्टि से वाक्य। विनाश अभीष्ट है, लेकिन अभिमत निर्माण में प्रयुक्त और विनियुक्त विनाश का महत्व है। केवल विनाश का महत्व सब जगह नहीं है, कहीं कहीं विनाश का महत्व है। जैसे अपनोदन का महत्व हुआ, वो पर्दा को हटा दिया, सामने वाला व्यक्ति दिख गया, क्योंकि यहाँ प्रकाश आदि वहाँ से पहले ही था। कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं। तो ध्यान रखना चाहिए अभिमत की। अब फिर पूरा दोनों मिला के क्या बोलेंगे? अभिमत की सिद्धि के अनुकूल विनाश होना चाहिए, न कि विनाश के लिए विनाश। क्या अभिमत की सिद्धि के अनुकूल विनाश होना चाहिए, न कि विनाश के लिए विनाश। अब पूरी बात हो गई। तदा विदल चूर्णाद्यपि कार्यम जायेत तेनाप्यावृतो घटो नोपलभ्यत इत पुनः प्रयत्नांतरापेक्षेणैव। अब कहते हैं, अब अगर हमने पिंड को यूँ यूँ कर दिया, पिंड का तिरोधान तो हो गया, वो किधर भाग गया? पीछे की ओर भाग गया, आगे की ओर नहीं। क्या पिंड को यूँ यूँ कर दिया, वो चूर्ण की ओर भाग गया, तो लो जी और गहरे में चला गया नहीं। हमको क्या करना है? उधर अभिमुख करना है ना, अभिमुख करना है। अभिमुख को हमने क्या कर दिया? और पीछे की ओर धकेल दिया। तो ये तिरोधान में कितनी कला चाहिए? तिरोधान जो है उत्तर कार्य की निष्पत्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। कहीं तिरोधान के ही हम पक्षधर हो गए तो तिरोधान कहीं पीछे की ओर न लौट जाए। पीछे की ओर माने अपने पूर्ववर्ती कार्य की ओर न लौट जाए। कितना विज्ञान हुआ। तिरोधान कहीं पूर्ववर्ती कार्य की ओर न लौट जाए। इसीलिए हमको तिरोधान कैसा करना चाहिए? उत्तरवर्ती कार्य की सिद्धि अगर अपेक्षित है तो उत्तरवर्ती कार्य की सिद्धि क्या है? अनुकूल तिरोधान। और अगर हमको यही है घट नहीं बनाना है भाई, तो फिर पीछे की ओर धकेलो। पिंड को किधर ले जाओ? चूर्ण की ओर ले जाओ, चूर्ण को करो मिट्टी की ओर ले जाओ, तब तो ठीक है। अगर लक्ष्य आपका है कि घट की प्राप्ति होनी है, तो आप जो तिरोधान है आवरण का तिरोधान उस विधा से करो ताकि निर्माण में कार्य की सिद्धि में उसका उपयोग और विनियोग। तेनाप्यावृतो घटो नोपलभ्यत इति पुनः प्रयत्नांतरापेक्षेणैव। वही तो फिर हो गया, चूर्ण का रूप दे दिया, उससे भी तो आवृत हो गया घट, फिर भी घट की सिद्धि नहीं होगी। अतः केवल तिरोधान से बच्चों काम नहीं चलेगा। तिरोधान को क्या निर्माण की ओर ले चलो, उत्तर कार्य की निष्पत्ति की ओर तिरोधान का मुख करो। अब किसी का मुख था, मान लो यहाँ कोई बैठा हो, इधर क्या है? यहाँ उत्तर है ना, ये
यहाँ उत्तर है, हमको तो दिग्भ्रम है, यहाँ हम पूर्व समझते हैं ये उत्तर। उत्तर, अब कोई व्यक्ति ऐसा था कि वो मुँह किए हुए था किधर, पीठ किए हुए था हमारी ओर, और मुँह किए हुए था उधर, किधर, उत्तर की ओर। अब किसी व्यक्ति ने कर दिया उसका, उसकी पीठ कर दिया पूर्व की ओर इधर, अब मुख कर दिया किधर, पश्चिम की ओर, तो अभी तो काम नहीं बना ना, उसका मुख तो बदलना है, लेकिन मुख को बदल करके किधर करना है, ये तो विवेक चाहिए ना भाई। क्या पश्चिम की ओर मुख करना है, जो पीठ पूरब की ओर किए हुए, वो पश्चिम की ओर पीठ किए हुए है, उसका मुख पश्चिम की ओर करना है, या किसी और मुख कर दोगे, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो विमुख को सम्मुख करना पड़ेगा ना, या विमुख को और विमुख बना दोगे, दूसरी ओर मुख, दूसरी ओर उसका मुख था, हमने एक और कर दिया, तो विमुख तो बना ही रहा है ना। इसीलिए कहा तिरोधान से काम नहीं चलता। तिरोधान को कहीं तिरोधान पर्दा का हटा दिया, इतर आवरण जहाँ पर नहीं है, इतर आवरण जहाँ पर नहीं है वहाँ तिरोधान मात्र से काम सज जाता है। जहाँ इतर आवरण है वहाँ पर तिरोधान को उस कार्य की सिद्धि के अभिमुख करने की आवश्यकता होती है। तस्मात् घटाद्यभिव्यक्त्यर्थिनो नियत एव कारक व्यापारोर्थवान। बहुत बढ़िया। जबकि बात ऐसी है, इसीलिए घटादि की अभिव्यक्ति चाहने वाले व्यक्ति को नियत एव कारक व्यापारोर्थवान, सुनिश्चित जो कारण कार्य की सिद्धि में सुनिश्चित जो कारक व्यापार है वह करने पर क्या होगा, अर्थवान माने सफलता की प्राप्ति होगी, अर्थात अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होगी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। विविधाश्च पृथक चेष्टा, कार्य के अनुकूल या जैसी चेष्टा, कार्य के अनुकूल ना या प्रतिकूल है, कार्य के अनुकूल ना, विविधाश्च चेष्टा। विविधाश्च पृथक चेष्टा, चेष्टा तो चाहिए लेकिन कार्य की सिद्धि के अनुकूल ना। अब जेवर बनाने के लिए जितनी जोर से जितने बार ठोकना चाहिए उतनी जोर से उतने बार ठोकेंगे, या लक्ष्य नहीं, या ठोकते ही जा रहे हैं, ठोकते ही जा रहे हैं, विद्यार्थी को ठोकते ही जा रहे हैं। बच्चे मेधावी बने, अनुशासित रहे, ये नहीं ध्यान है, दंडा है तो बच्चे को पीटते ही जा रहे हैं, पीटने से काम चलेगा। तो जेवर बनाने के लिए ठोकने की जरूरत है ठोको, न ठोकने की जरूरत है मत ठोको। इसीलिए कहा भाई पृथक चेष्टा जो होती है ना, उस चेष्टा का उपयोग और विनियोग कार्य की सिद्धि के लिए। क्या अब हमको पाठ में आना है, इतना मन एकाग्र हो गया कि ध्यान लग गया, गड़बड़ हुआ या अच्छा हुआ। सो गए तो गड़बड़, समाधि लग गए तो गड़बड़, पाठ तो नहीं है मिला। तो हम ये है कहाँ से बोल रहे, सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान। समाधान कितने अंश में, समाधि लग गई, आगे श्रवण कौन करेगा, गेल भैंस पैन में। पाठ में आए एकदम समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए तो हानि है या लाभ। समाधि से जो काम नहीं सधेगा वो इससे चलेगा ना। क्या समाधि की पहुंच जहाँ तक नहीं है वो इस पाठ की पहुंच है या नहीं। अभिप्लव विवेक का ख्याति, समाधि में जो स्थिति प्राप्त हुई उसकी मीमांसा होगी ना, तब तो समाधि काम देगी। नहीं तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक महाप्रलय में समाधिस्थ ही तो थे। आजकल कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, जो समाधि हमको महाप्रलय में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए प्राप्त हुई थी, उतनी बड़ी समाधि लगेगी। निर्विकल्प समाधि भी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में रहते हुए निर्विकल्प समाधि, और देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विहीन होकर जो निर्विकल्प समाधि महाप्रलय में होती है, उस समाधि के आगे ये समाधि क्या महत्व रखती, क्या। लेकिन उसी से काम चल गया होता तो सृष्टि की रचना भगवान क्यों करते। अब पाठ में आकर के कोई सो गया, वो भी खोया,
समाधिस्थ हो गया। सोने की अपेक्षा समाधिस्थ होना तो ठीक है, इतना समाधिस्थ हुआ कि एक भी शब्द कान में नहीं गया। तो क्या हुआ जी? वो एकाग्रता, विलीनता और एकाग्रता दोनों घातक है या नहीं पाठ में। सुसुप्त सो लिया तो गया पाठ, और समाधिस्थ हो गए तो गया पाठ। पाठ तो गया। इसीलिए कहा गया कि भाई प्रयत्न भी एक अपेक्षित है, लेकिन किस दिशा में, कितना, किस दिशा में और कितना, यह तस्मात् घटाद्यभिव्यक्त्य अभिव्यक्त्यर्थिनो नियत एव कारक व्यापारोर्थवान तस्मात् प्रागुत्पत्तेरपि सदैव कार्यम। अब हो गया सत्कार्यवाद की विसिद्धि, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कर दी। जबकि बात ऐसी है, इसलिए कार्य की उत्पत्ति के पहले भी सदैव कार्यम, कार्य जो था सत्य ही था, केवल कारक व्यापार, वो भी कारक व्यापार कैसा? तदनुकूल। क्या? कार्योत्पत्ति की, कार्य की निष्पत्ति या कार्य की अभिव्यक्ति के अनुकूल कारक व्यापार, जैसा तैसा व्यापार नहीं, तब जाकर काम होगा। क्या शिक्षा मिली आज के पाठ का निकल जी? क्या सारांश निकला? अन्यून अनतिरिक्त और अभिमुख प्रयास, तीन शब्द निकालिए। अन्यून अनतिरिक्त और अभिमुख प्रयास से सफलता मिलती है। हो गया तीन शब्द। क्या? अन्यून, न्यून से भी नहीं काम चलेगा, अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त कर दिया तो भी काम बन गया। ज़्यादा पकाते पकाते चावल जो है वो भात नहीं, वो जल ही गया। इतना बढ़िया भोजन बना के फिर क्या कहना। एक बार हमारे पूर्वाचार्य भोजन बनवाने में भी माहिर थे। तो वो पहुंच गए चौमासे में कहीं भोजना, क्या था उनका शब्द मालूम है? पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे, धीरे से पूछते थे, रसवती में, रसवती में तत्वमसी किस राशि में? रसवती माने रसोई घर में, तत्वमसी माने घी, किस राशि में? उत्तर मिलता था अगर अलख जी ने कह दिया कन्या राशि में, आज नहीं झांकेंगे, सिंह राशि में, फिर यहाँ तक वस्त्र को ले आ करके और रसोई घर में पहुँच जाते थे पूर्वाचार्य। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। एक बार उन्होंने कहा तुम हलवा बनाना नहीं जानते हो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। ऐसे हलवा बना के खाने योग्य नहीं रहे। तो कहा हमने तो सब ठीक है कहा था, क्या तुमने गड़बड़ कर दिया होगा रसोईया को। तो क्या हुआ कि गुप्त भाषा थी उनकी, तत्वमसी महावाक्य नहीं। रसवती में तत्वमसी किस राशि में? मान यजमान ने जो आज भोजन की व्यवस्था की है उसमें घी पर्याप्त है या नहीं? तत्वमसी माने घी। जमूरा विद्यार्थी कहते थे अलग जी कन्या राशि में, ना तुम ही लोग देखो, सिंह राशि में। फिर महाराज पहुंचकर फिर क्या करते, दाल में 52 मसाला डलवाते थे, 52 गिन के। अब पेट इतना मिर्च के पेट चीर करके उसमें इतने गरम मसाला डलवाते थे। फिर मैं जब भोजन करने बैठूँ तो मैं कहूँ मिर्चा बिच सब्जी है कि सब्जी बिच मिर्चा है, मिर्चे की ही सब्जी है कि सब्जी की ही मिर्चा, क्या आप रट रहे? हमने कहा यही है तो तत्वमसी। अब मैं क्या पाऊँ, आपके साथ 2 महीने रहूँगा, मैं तो छाती। अरे भाई अल्प प्राण है, व्याकरण का शब्द है ना, अल्प प्राण है, इनको कुछ उबाल के दे दिया करो, इनका पेट ऐसा नहीं है घी आदि का लाभ उठा सके। अल्प प्राण। हमने कहा 15 व्यक्ति का भोजन इतने गरम मसाला से बनवाते थे, इतना। तो हमने कहा ये मिर्च ऐसे ही अपने तीक्ष्ण है, उसके पेट फाड़ करके इतने गरम मसाला डाल के, तो मिर्चा भी तो सब्जी है कि सब्जी भी तो मिर्चा है, मिर्चे की सब्जी है कि सब्जी की मिर्चा है। कहते अल्प प्राण है, ये लोग भोजन वोजन नहीं जानते, इनको कुछ उबाल कर दे दिया करो। कौन देता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हलवा को ऐसे मत बनाओ कि पाने योग्य ही न रह जाए।
कभी कभी और साबुदाना एकादशी के दिन बनाते ऐसे एकदम वो एकदम क्या हो जाता है। हाँ एकदम, इसीलिए कहा ये नहीं, तो हमने कहा 3 शब्द, अन्यून, अनतिरिक्त और क्या तीसरा शब्द था? हाँ, कार्याभिमुख, अभिमुख, अन्यून, अनतिरिक्त और अभिमुख। न्यून प्रयत्न भी नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त प्रयत्न भी नहीं होना चाहिए, और अभिमुख प्रयत्न होना चाहिए कार्य की सिद्धि के अनुकूल। 3 आकार को कोई जान लेता है तो विश्व में ओंकार हो जाता है। क्या ओंकार 3 मात्राएं हैं, और यहाँ पर अन्यून होना चाहिए, अनतिरिक्त होना चाहिए और अभिमुख होना चाहिए, तब जाकर आवरण भंग का उपयोग और विनियोग वस्तु की सिद्धि में होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।